हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 11 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देते हैं और जितने कंटेंट कुमार गौरव सर अपनी क्लास में डालते हैं उतने हमने भी डाल रखे हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अपने 10 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? किस श्रेणी में? तो वैश्विक प्रेषण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। इसके बारे में व्याख्या देखें तो वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, अब की बार इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो बांग्लादेश ढाका में इसकी बैठक हुई है। और वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? तो जारी करता है यूएन इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, जो कि अब की बार कहाँ से जारी हुआ है? बांग्लादेश ढाका से जारी हुआ है। यूएन इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण यानी ग्लोबल रेमिटेंस में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। तो वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रेषण ग्लोबल रेमिटेंस में 100 अरब डॉलर को पार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत बन गया है। रेमिटेंस का मतलब देख लेते हैं। रेमिटेंस का अर्थ होता है प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, यानी कि अपने देश से जब कोई भारतीय किसी अदर कंट्री में जाता है जॉब करने के लिए और यहाँ से जो पैसे भेजता है अपने देश में, उसे ही क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंस के मामले में 100 अरब डॉलर आंकड़े को पार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर अगर बात करें कौन है? तो सेकेंड नंबर पर है मैक्सिको। और तीसरे नंबर पर बात करें तो कौन है? तो चीन है। वैश्विक प्रेषण में पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान मैक्सिको का है, और तीसरा स्थान किसका है? तो चाइना का है। ठीक है, तो वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट में पहला स्थान देख लीजिए, यहाँ पे है इंडिया, दूसरा मैक्सिको, तीसरा है चीन। बस यहीं तक आपसे पूछेगा अगर पूछना होगा तो। सेकेंड प्रश्न है, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो वैश्विक स्तर पर जो है राष्ट्रीय दुर्गा श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू हुई है मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 98वें क्रम का भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ है जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। सेकंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया है? तो महिलाओं के लिए पहला कानून किसने बनाया है महिलाओं के हिंसा से निपटने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया गया है। तो यूरोपीय संघ के द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकना है। जैसे महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं? जैसे साइबर क्राइम हो सकता है, ऑनलाइन उत्पीड़न हो सकता है, या उनके साथ हिंसा किया जाता है, या फिर जबरन विवाह किया जाता है। तो ये सभी जो है हिंसा की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए महिलाओं के खिलाफ जो है कानून बनाया है किसने? यूरोपीय संघ ने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, ईयू की स्थापना कब होती है? तो ईयू की स्थापना होती है रोम की संधि से 1958 में होता है। यूई में जो है वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो वर्तमान में 27 देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएई का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है एयू मानी
अफ्रीकन यूनियन, इसमें टोटल कितने देश हैं? तो इसमें टोटल 55 देश हैं। AU जो है अभी हाल ही में G20 का नवीनतम सदस्य देश बना है। तो G20 का 21वां सदस्य देश कौन बना है? AU बना है, ये आपको याद रखना है। और AU का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में है, जो कि इथोपिया की राजधानी है। अदिस अबाबा या इथोपिया बोले, किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आसियान। आसियान की स्थापना कब होती है? तो 1967 में होती है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में है। और आसियान का नवीनतम सदस्य देश या फिर कहीं 11वें नंबर का देश कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते बना है। नेक्स्ट हमारा है क्वाड। क्वाड में टोटल कितने देश होते हैं? तो क्वाड जो है, क्वाड में कुल 4 देश हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान है। और इन 4 देशों का जो संयुक्त अभ्यास होता है उसे कौन सा अभ्यास कहते हैं? उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लिया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, अफ्रीकी संघ, आसियान और क्वाड के बारे में पढ़ा है। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया है? यूरोपीय संघ ने बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं ललन टॉप प्रश्नों की। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो उत्तराखंड की बनी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में रखी है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा प्रश्न। हाल ही में AI के लिए ISO 4211 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन बनी है? तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? किस श्रेणी में? तो AI श्रेणी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फोसिस। इसके बारे में अगर डिटेल अध्ययन करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसका मतलब होता है हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जब मशीन जो है मनुष्य के दिमाग की तरह काम करने लगे तो उसे AI बोला जाता है। और AI के क्षेत्र में ISO 4211 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन बन गई है? तो यह इन्फोसिस है। ठीक है, ISO प्रमाणन जो है प्राप्त करने वाली कंपनी के बारे में, जो AI की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है, तो उस कंपनी में सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर तरीके से जो है प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि उसमें जो काम कर रहे होते हैं, लेबर होते हैं या फिर कोई अधिकारी रैंक पे मैनेजर होता है, तो उनके लिए जो है सुरक्षा इस कंपनी में और गुणवत्ता बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इस बार जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन बन गई है? इन्फोसिस बन गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इन्फोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्फोसिस कंपनी के वर्तमान में अगर बात करें CEO कौन है? तो सलील पारेख हैं। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक अगर पूछे कौन है? तो नारायण मूर्ति जी हैं। और अगर इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी इनकी पत्नी है। और इनकी जो है फेमस बुक कौन सी है? तो इनकी फेमस बुक है डॉलर बहू, ये आपको याद रखना है। सुधा मूर्ति जी या फिर कहे न्यायमूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी, ये कौन है? तो आप जान सकते हैं कि जो UK यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, उनके जो है ये दामाद हैं। ठीक है, तो ऋषि सुनक जी के क्या हैं? सॉरी, ऋषि सुनक जी इनके जो है नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी के दामाद हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि सुधा मूर्ति जी जो अभी हाल ही में, इन्हें जो है अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया है। तो राज्यसभा के लिए अभी हाल ही में किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो AI देविका क्या है? AI यानी कि आर्टिफिशियल देविका। आर्टिफिशियल देविका क्या है? तो यह पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर बात करें कि AI का क्या नाम है, जो अभी सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है, तो उनका नाम है देविका। जो AI का CEO किसे बनाया गया है? तो पहला CEO बना है मीका। AI क्षेत्र में अगर बात करें स्थानीय न्यूज एंकर का क्या नाम बना है? तो इनका नाम है लीसा। और ये कहाँ कार्य कर रही हैं? ये उड़ीसा में कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो लीसा क्या है? एक AI न्यूज एंकर है। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है? तो यह इरा है। और अगर बात करें कि पहला राजदूत AI श्रेणी में किसे बनाया गया है? तो विक्टोरिया सी को बनाया गया है। तो विक्टोरिया सी क्या है? एक AI राजदूत है। अगर बात करें कि यह पहला राजदूत किस देश का है? यह यूक्रेन की राजदूत है। ठीक है, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी।
चौथा प्रश्न हमारा, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024, यह जो है जारी करता कौन है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है एम्बर। कौन जारी करता है? एम्बर। एम्बर क्या है? तो एम्बर एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है, यानी कि विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा के श्रेणी में किस देश का कितना योगदान है और वह किस नंबर पर है, इसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है एम्बर। ठीक है, इस रिपोर्ट का क्या नाम है? ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024। इसमें जो है बताया गया है कि सौर ऊर्जा की श्रेणी में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा है चीन में, दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर अपने भारत का है। भारत जो है ओवरऑल पूरे दुनिया में कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा के श्रेणी में योगदान दे रहा है? तो 5.5% जो है योगदान दे रहा है। तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024 में भारत का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चौथा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। और पूरे विश्व में कितना योगदान दे रहा है? तो 5.5% योगदान दे रहा है। पहले जो है भारत चौथे नंबर पर था, लेकिन अब जापान को पछाड़कर भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ सुविधा पोर्टल के साथ साथ चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण और ऐप लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है फिर से देख लेते हैं। जैसे नो योर कैंडिडेट ऐप है, इसके बाद सक्षम ऐप है। कौन सा ऐप है? तो सक्षम ऐप है। इसके बाद इनकोर ऐप है और एक है सी विजिल ऐप, ये भी आपको याद रखना है। तो सुविधा पोर्टल, नो योर कैंडिडेट, इनकोर ऐप और इसके बाद सक्षम ऐप, तो ये सभी ऐप किसके हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है? तो सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। सी डोम जो है यह समुद्र इजराइल से जो है भूमध्य सागर की सीमा लगती है, तो समुद्र में जो है अपनी बाउंड्री को सुरक्षित रखने के लिए सी डोम वायु रक्षा प्रणाली इजराइल ने जो है तैनात किया है। और आयरन डोम जो है यह स्थल पर अपने देश की रक्षा करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम यह भी जो है किसका है? तो ये भी इजराइल का है। तो स्थल पर आयरन डोम और समुद्र पर जो है सी डोम, ये दोनों प्रणाली किसने तैयार की है? इजराइल ने। नेक्स्ट हमारा है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC। नेक्स्ट है, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद किस देश ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो मालदीव ने ऐसा किया है। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके बारे में अध्ययन करें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पश्चिम बंगाल के अभी हाल ही में नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल बने हैं। CB आनंद बोस के पहले जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन अब ये वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद खाली था, तो इसको भरने के लिए CB आनंद बोस जी को इस पर नियुक्त किया गया है। तो इन्हीं पर जो है CB आनंद बोस जी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। और अगर आपसे बात करें कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है तो इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान में जो हमारा संविधान है इसमें जो है अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन पर अगर कोई भी आपराधिक कानून मतलब अपराध घोषित होता है या फिर अपराध इन पर आरोप लगाया जाता है, तो इन्हें जो है ना तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ना इन पर जो है अपने पद पर बने रहते हुए इन पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई फैसला भी नहीं सुना सकता है जब तक कि ये अपने पद पर बने हैं। ठीक है, तो इन्हें संविधान से एक विशेष अनुच्छेद के तहत इन्हें संरक्षण मिला है। अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें ना तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और ना इन पर जो है
आपराधिक कार्यवाही न्यायालय द्वारा शुरू किया जा सकता है तब तक जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अब आप बात कर सकते हैं कि अगर इन पर जो है यौन उत्पीड़न का जो है मामला दर्ज किया गया है या फिर इन पर आरोप लगा है तो इन पर हाई कोर्ट या फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो क्या ऐसे ये छूटे या फिर ऐसे ये घूम सकते हैं? तो हाँ, इन पर ऐसे ही कुछ इनको प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 361 के तहत। अगर इन पर जो है विपक्षी नेता या फिर जो राज्यसभा या लोकसभा से जो है प्रस्ताव पारित करके इन्हें इनके पद से जो है पदच्युत कर सकते हैं, फिर इनके पास जो है पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है और फिर इन पर जो है सुप्रीम कोर्ट इन पर जो है क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, इन पर अपने फैसले सुना सकती है। लेकिन जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे तब तक ना तो पुलिस कुछ कर सकती है और ना इन पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई मुकदमा दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो इन्हें जो भी कुछ करना है तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा क्या करना है, बहुमत पारित करके इन्हें इनके पद से हटा देना है, तभी इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये है सीबी आनंद बोस जी, कहाँ के, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। इन पर जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो 5वीं बार बनी है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके बाद है वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है नोएडा प्राधिकरण को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो यह बनी है सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। इस बार इसकी थीम रखी गई है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे जो है वहाँ की सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में होती है? तो वो जो वहाँ के प्रथम मंत्री बनते हैं उन्हें जो है सारी पदें मतलब सारी ताकतें दे दी जाती हैं। तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो जॉन स्विनी नियुक्त हुए हैं। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री अभी जो है कौन बने थे? तो हमजा यूसुफ बने थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर इनके स्थान पर रिप्लेस करके कौन बन गए हैं स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री? तो ये बने हैं जॉन स्विनी बने हैं। अगर बात करें कि इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। ये हैं जॉन स्विनी जो कि किसके स्थान पर आए हैं? हमजा यूसुफ के स्थान पर इन्होंने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद की शपथ ली है। अगर बात करें स्कॉटलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो एडिनबर्ग यहाँ की राजधानी का नाम है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च हुआ है और इसका जो है इस बार चौथा क्रम आयोजित हुआ है। तो चौथा क्रम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा क्रम था और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका आयोजन किया गया था, यानी असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किस यूनिवर्सिटी के साथ बिजनेस मैनेजमेंट समझौता किया है? तो बिजनेस मैनेजमेंट समझौता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किस यूनिवर्सिटी के साथ किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया है और यह यूनिवर्सिटी किस देश का है? यूएसए का है। हाल ही में भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो सी स्पेस लॉन्च किया है केरल सरकार ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन होता है भारत और यूएसए के बीच में और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन, जबकि 31वें की बात करें तो 31वां देश बना था फिनलैंड। ठीक है, तो 31वां कौन है? फिनलैंड है और 32वां कौन है? स्वीडन है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है? तो वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ चलाया गया है? तो यह उत्तराखंड में चलाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो तापमान बढ़ रहा है, जिससे जंगलों में आग लगना आम बात हो जाता है। तो इसी प्रकार की जो है
आग को अभी जो है उत्तराखंड में इसी प्रकार की आग लग गई है जंगलों में, तो इसके लिए जो है वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। यह जो है चलाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। तापमान जब बढ़ रहा होता है तो जंगलों में आग लगती है, तो इसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है, जंगल की आग के लिए एक शब्द होता है दावा नल, ठीक है। तो दावा नल से का मतलब होता है कि जंगल में आग लगना। तो ऑपरेशन बॉम्बे बकेट के तहत जो है उत्तराखंड में जो आग लगी है उसको बुझाया गया है। और इसमें जो रॉकेट प्रयोग किया गया है उस रॉकेट का क्या नाम है, MI-7V5 रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो किस रॉकेट का इसमें प्रयोग किया गया है आग बुझाने में, तो इसका प्रयोग किया गया है MI-7V5 रॉकेट का प्रयोग, सॉरी बार बार रॉकेट आ जा रहा है, तो वो इसका जो है हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है आग बुझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है इस ऑपरेशन के माध्यम से, इसमें जो है एक जो है क्या लगा होता है, एक बहुत बड़ा बकेट लगा होता है, इसको जो है समुद्र के नीचे हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं, फिर इसमें जो है पानी भर जाता है और नीचे फिर इसको जो है से खींच दिया जाता है, जो ये ब्लैक कलर का है इसको ऊपर खींच लिया जाता है, तो ये नीचे से बंद हो जाता है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ पे आग लगी होती है उसके नीचे फिर इसके नीचे वाले ढक्कन को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ शुरू किया गया है, उत्तराखंड में आग को बुझाने के लिए, किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहाँ शुरू किया गया था, तो तुर्की सीरिया में जब भूकंप आया था तो यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ शुरू किया गया था, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे, यूक्रेन और रूस युद्ध के समय यहाँ पे जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति यह कहाँ चलाया गया था, तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी होते हैं उनको खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति या अफगानिस्तान में जब अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे तो उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा या म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। यहाँ से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, आप सभी को पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो यहीं पे इजराइल में ही भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो यह जो है कहाँ चलाया गया था, तो हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और कब चलाया गया था, तो यह चलाया गया था 1948 में। इसके बाद ऑपरेशन कावेरी यह कहाँ चलाया गया है, तो यह सूडान में चलाया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है, तो पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है और इसके पहले संस्करण के लिए साझेदारी किसने करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोका कोला इंडिया ने करी है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग यह कब शुरू हुआ है, तो यह 9 मई को शुरू हुआ है और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग यह पहली बार भारत में हो रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन रांची झारखंड में किया गया है। और इसके राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण की साझेदारी किसने करी है, तो कोका कोला इंडिया ने करी है। इसमें जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में कोका कोला ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस पर ज़्यादा जोर दिया है। और इसका जो एक फाउंडेशन है कोका कोला का, आनंदाना जो है, जो कोका कोला का फाउंडेशन है, इसमें जो है योगदान दे रहा है, ठीक है। तो आनंदाना किसका फाउंडेशन है, कोका कोला कंपनी का है और यह जो है अपना योगदान किस में दे रहा है, तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में अपना योगदान दे रहा है, जो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो रांची झारखंड में हुआ है। तो यह कोका कोला का फाउंडेशन है आनंदाना, ठीक है। तो हॉकी इंडिया के लिए यह सहयोग करता है। नेक्स्ट बात करें थे, अनुच्छेद 105 में किसका उल्लेख किया गया है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 105 में किया गया है, जबकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का उल्लेख किस में किया गया है, तो यह किया गया है 194 अनुच्छेद में किया गया है एमएलए का उल्लेख, और 105 में एमपी का उल्लेख किया गया है। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है AB विंडरसन जी को। और जो है AM ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग दिया गया है, तो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के।
प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, हाल ही में सेतु फिनटेक कंपनी ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो सेतु कंपनी है, एक सेतु फिनटेक कंपनी है जिसके द्वारा भी हाल ही में बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सेसम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेसम क्या है? तो सेसम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि इस पर जो है आप सभी को कई प्रकार की भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया है सेतु फिनटेक कंपनी के द्वारा। और इसका सेसम का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? जैसे बैंकिंग में, वित्तीय और बीमा क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करने के लिए सेसम को लॉन्च किया गया है। और यह लॉन्च किया गया है, कई भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया है सेतु फिनटेक कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेसम जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सेतु के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और समलैंगिक पीएम बने हैं? तो सबसे युवा और पहले समलैंगिक पीएम कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। और ये किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के। ठीक है, अगर बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और ये जो है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा अपना प्यारा भारत। जबकि बात करें 45वें क्रम की अध्यक्षता किसने करी थी? तो रियाद ने करी थी, सऊदी अरब में करी थी। और यहीं पर जो है भारत के 2 हेरिटेज भी शामिल किए गए थे। महासागरों और वायुमंडलों के अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। और यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरण कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो त्वरण का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। किसके द्वारा? तो कृषि कल्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि कल्प इसने जो है किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है। और कहाँ पे लॉन्च किया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया है। कृषि कल्प क्या है? तो कृषि कल्प एक गैर लाभकारी संगठन है। और त्वरक कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर रेवेन्यू को बढ़ाना। ठीक है, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। इसमें जो है त्वरक कार्यक्रम में कृषि कल्प के साथ कौन हेल्प कर रहा है? नाबार्ड हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो त्वरक कार्यक्रम में हेल्प कौन कर रहा है? सहयोग कौन दे रहा है? तो नाबार्ड इसमें सहयोग कर रहा है, ये आपको याद रखना है। और कृषि कल्प के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है किसानों के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर होता है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो के.बी. साजी जी हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कोलकाता में हुआ है। और किस नदी पर? तो हुगली नदी पर हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है यतिन भास्कर जी को। नेक्स्ट है, जापान के राजदूत ने कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, तो जापान के राजदूत ने कोहिमा में शांति स्मारक और इको पार्क का किया उद्घाटन। तो शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन कोहिमा में किसके द्वारा किया गया है? जापान के राजदूत के द्वारा किया गया है। ये आप देख सकते हैं, जापान के राजदूत ने शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? कोहिमा, नागालैंड में किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को हमारी तरफ से आज के लिए प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।